जय हिंद प्यारे बच्चों। फोर्स गुरुकुलम में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और वो चैप्टर हम देखते हैं क्या है। लेकिन ये चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, क्योंकि इसे सीबीएसई में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। और किस तरीके से हमें इस चैप्टर के लिए ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो देखिए चैप्टर है रियल नंबर। और रियल नंबर चैप्टर, जैसे कि मैंने अभी आपसे ये कहा कि 6 नंबर का वेटेज रखता है। इसमें से काफी आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हें हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हैं और नए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं टाइप नंबर 1, जहां टाइप नंबर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन से, और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं वो किस टाइप के नंबर हो सकते हैं। तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो आया है प्राइम नंबर आया है। तो प्राइम नंबर यानी कि ऐसा समझिए कि यहां तो डेफिनेशन तो लिख रखी है, लेकिन आप इसको ऐसा भी समझिए कि एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 ही फैक्टर होते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने 2 लिखा, क्या लिखा बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने 2 लिखा, तो देखो अगर 2 लिखा तो आप देखेंगे तो 2 जो होता है वो किस किस टेबल में आ सकता है, 1 टेबल में आ सकता है, और 2 जो है वो खुद के टेबल में आ सकता है, नहीं इटसेल्फ वाला काम हो सकता है। तो जब आपने देखा कि 2 है, वैसे ही अगर आपने 3 देखा तो 3 भी 1 के टेबल में आ सकता है और 3 के टेबल में आ सकता है। तो इनको जब हमने काउंट किया तो कितने हो रहे हैं, 2 के लिए भी 2 हो रहे हैं और 3 के लिए भी 2 हो रहे हैं। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर इट इज नोन एज प्राइम नंबर। या दूसरी डेफिनेशंस के तौर पर आपको इसे याद रखना है, तो द नंबर विच हैव नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अगर मान लीजिए सर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो हाँ, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो फिर वो प्राइम नंबर ना होते, एक नया नंबर बन जाएगा कंपोजिट फंक्शन। यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर जिसके पास क्या हो, एटलीस्ट 1 फैक्टर, यानी एक या एक से ज्यादा फैक्टर से ज्यादा अगर फैक्टर बन जाए, तो इस तरह का हमारे पास जो भी नंबर मिलेगा उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। या फिर आप इसको ऐसा याद रखिए, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैंने यहां पर 4 लिखा, अब मैंने जब 4 लिखा तो देखिए बेटा 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है एंड इवन 4 के टेबल में भी आता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 जो है वो 4 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, ऐसे ही 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 4 को 4 भी डिवाइड कर सकता है। तो यह हमें यहां पर इस तरीके से 1 2 और 4 मिला, यानी कि जब इन्हें काउंट किए तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए ऐसे नंबर को हम कंपोजिट फैक्टर्स कहेंगे या कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब यहां पर भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली कि आपसे कई बार क्वेश्चंस बनेगा, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर आपसे बोला गया है तो वो हमेशा 2 होता है। और अगर मान लीजिए प्राइम नंबर आपसे बोला गया है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेकिन ओड बोला गया है, तो ओड जो होगा वो 3 होगा। और अगर स्मॉलेस्ट अगर आपसे प्राइम नंबर इवन बोला गया है तो जो इवन होगा वो 2 होगा। तो ये आपको स्पेशली बात याद रखनी है। दूसरी बात, ऐसे ही स्मॉलेस्ट अगर आप देखेंगे, स्मॉलेस्ट अगर आपको कंपोजिट नंबर पूछा गया, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा। अब यहां पर भी देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करेंगे, यानी स्मॉलेस्ट आपके पास इवन कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, इवन कंपोजिट नंबर, तो इवन कंपोजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। और अगर आपसे ऑड पूछा गया, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बोला जाता है, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो होगा, तो आप देखिए अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसे ऐसा समझिए कि 1 जो होता ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता है, 2 होता, 3 होता, 4 है ना। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, ओड पूछा गया, 4 के बाद 5 आता, फिर 6 आता, फिर 7 आता, 8 और फिर आता 9। तो 9 जो होगा वो आपका ओड कंपोजिट नंबर होगा। दूसरी बात आपके पास नोट करने वाली बात होगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि 1 जो है, 1 जो होता है ना तो वो प्राइम होता है, ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। यानी कि आप इसे ऐसा कहो कि 1
नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, यानी कि ये दोनों ही नहीं होते हैं। यानी कि वन क्या नहीं होता, ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से मेरी समझ में आ गई, क्योंकि जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा और जहां पर सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वहां पर आपको इस तरह की बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। आता हूं मैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पर अगर हम देखें तो बेटा को प्राइम नंबर हो रहा है। को प्राइम नंबर का मीनिंग ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी नंबर्स को लिया और उस नंबर का केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर बन रहा हो और कोई दूसरा फैक्टर नहीं बने, ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला 4 एंड 5, तो 4 को अगर आपने लिखना चाहा तो आप लिखोगे 4 1 के टेबल में आता है ना, फिर 2 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है। ऐसे ही 5 जो होता है 1 में आता है और 5। तो यहां पर आप जब देख रहे हो तो इसका जो कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ जो आपको मिल रहा है वो केवल और केवल 1 यहां पर मिलेगा। तो अगर मान लीजिए जिसमें केवल कॉमन फैक्टर 1 मिले, उसे यहां पर हम एक नए नंबर से जानेंगे को प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द सेट ऑफ नंबर विच डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर or the other than 1 are called co-prime number and factor of a number। यानी कि इस डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, यानी कि केवल और केवल कॉमन फैक्टर एक ही मिलेगा, एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो नंबर होगा को प्राइम नंबर कहलाएगा। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट पर, फैक्टर ऑफ अ नंबर। अब फैक्टर ऑफ अ नंबर का मीनिंग क्या होता है यहां पर समझिएगा। उसने यहां पर ये डेफिनेशन के तौर पर भी बताया है, इफ अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर, ठीक है, एग्जैक्टली देन द नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी भी नंबर जैसे कि 6 लिया आपने, और 6 अगर आप देखेंगे तो वो 1 के टेबल में भी आ सकता है, 2 के टेबल में भी आ सकता है, या 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। तो ये जो मैंने इस तरीके से बनाया यहां पर, ये जो आपको 6 के फैक्टर्स दिख रहे हैं, यानी 6 के कितने फैक्टर्स यहां पर बन गए जरा देखिए। अगर आप देखेंगे 6 के फैक्टर, यानी 6 का एक 1 भी फैक्टर हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ और 6 भी हुआ। इसका मतलब कि 6 1 से भी टोटली डिवाइड है, 6 2 से भी टोटली डिवाइड हो सकता है, एंड 6 को 3 से भी कर सकते हैं, इवन 6 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। डेफिनेशन के तौर पर हम ये समझे, यानी कि किसी भी तरह का कोई नंबर, उस नंबर के अगर आपको फैक्टर्स निकालना है तो आपको यह देखना है कि उस पर्टिकुलर नंबर के जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो सारे के सारे फैक्टर उस नंबर को टोटली डिवाइड करना चाहिए। इस तरह से आपके पास जो मिलेगा उसे कहेंगे फैक्टर ऑफ अ नंबर। अब जैसे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में यूं पूछा गया कि बताइए कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। 12 का फैक्टर एक 1 हो सकता है, 12 2 के टेबल से भी डिवाइड होता है, यानी 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 2 भी हो सकता है। 12 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को उसे खुद से 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से जो ये हमें जितने भी नंबर्स मिले हैं इन्हें सबको हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ द 12। यानी कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इस तरीके से हमने फैक्टर ऑफ अ नंबर को भी जान लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर बच्चों, और नेक्स्ट पर देखिए फैक्टर ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि फैक्टर ट्री क्या होता है। कि आपने देखिए अभी जैसे कि 12 लिया था, यानी कि 12 लिया था तो आपने क्या करा, 12 को जब आपने बनाया तो वो 1 से डिवाइड हो रहा था, 2 से हो रहा था, 3 से भी हो रहा था, 4 से भी हो रहा था, 6 से भी हो रहा था और 12 से भी डिवाइड हो रहा था। तो यहां तो आपने क्या करा, उसके फैक्टर्स निकाल दिए, किसके, 12 के। ऐसे आप किसी भी नंबर के क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या बोला गया कि आपको फैक्टर ट्री बताना है। अब फैक्टर ट्री क्या होता है कि मैंने अगर कोई भी नंबर्स लिया, जैसे कि लाइक 12 लिया, तो आप देखेंगे तो 12 को मैंने इस तरीके से एक सर्कल में रख दिया, और 12 सबसे पहले किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड होता है, 2 से। तो 2 से 6 को 12 को डिवाइड करेंगे तो आपको 6 मिलेगा।
फिर आप देखिए 6 क्या अगेन 2 से डिवाइड होता, बिल्कुल होता, तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और ये अपने आप में 3 से ही डिवाइड होता है, इसलिए कितना मिलेगा 1। तो इस तरीके से जो मैंने ट्री बनाया है, यानी कि देखिए पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया, फिर 6 मिला, वो भी 2 से डिवाइड हो रहा, हालांकि 6 3 से भी होता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि सबसे छोटा नंबर पहले ले, ठीक है। फिर ऐसे कैसे 3 से भी, तो इस तरीके से हमने जो 12 के, यहाँ 12 के जो फैक्टर्स हमारे पास इस तरीके से ट्री के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, वो 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार रिपीट, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 1। तो ये इस तरीके का जो हमने अरेंजमेंट किया है, या इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, तो इसे कहेंगे हम फैक्टर ट्री मेथड। कौन सी मेथड? फैक्टर ट्री मेथड। तो अब देखिए फैक्टर ट्री मेथड की जो डेफिनेशन बता रहा, इट इज अ चेन ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। तो देखिए आपको किस फॉर्म में दिख रही है, ट्री के फॉर्म में दिख रहे हैं, और इस तरीके से हमने क्या बना दिए, फैक्टर्स बना दिए। तो अब हम देखें कि इसे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। मैं इसके लिए आपको एक और नंबर समझा देता हूं कि मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल 125 लिया। अब 125 है वो देखिए एक अपने आप में ओड नंबर है। अब इस ओड नंबर को आपने सबसे पहले 2 से किया, लेकिन लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इवन आपने 3 भी लिया तो नहीं होगा। तो अब हमें पता चला कि डायरेक्ट 5 से जा रहा है, और 5 से अगर 125 को डिवाइड करेंगे तो विल बी 25। तो हमें अगला नंबर हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, 25। फिर अगेन 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये फिर इस 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको ट्री मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 125 को हमें कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 125 इज इक्वल टू हो गया 5 रेज़ टू द पावर 3। तो ये इस तरह से लिखना हमारे पास क्या कहलाया, फैक्टर ट्री कहलाया। अब देखिए आप समझ गए, तो मैं डायरेक्ट आता हूं यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि जो 32 दे रखा है, उस 32 का ट्री फैक्टर या फैक्टर ट्री कैसे बनाओगे। तो देखो सबसे पहले आपने 32 लिखा बच्चों, और 32 को इस तरीके से सर्कल में लिखा और उसे 2 से डिवाइड किया तो 16 मिला। तो हमने इस तरीके, फिर 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 मिला, फिर 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 मिला, और फिर 4 को आपने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 मिला, और फिर 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 मिला। तो ये इस तरह से लिखने का जो तरीका आपको मिल गया है, ये 32 को आप लिख सकते हो 32 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, है ना। तो इस तरीके से 32 में देखिए 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 5 बार, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। तो ये जो तरीका आपको मिला है इसे कहेंगे फैक्टर ट्री, यानी कि इस तरीके से हमने फैक्टर ट्री को सॉल्व करना सीख लिया। आप कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, किसी भी तरह का नंबर दे सकते हैं। तो आपको इस विशेष तौर से यानी स्पेशली क्या बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको छोटे नंबर से डिवाइड करना है। छोटे नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे 32 तो भाई 8 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन मैंने उनका यूज नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में 2 दे रखा है तो डेफिनेटली वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक, तो देखिए हमने जो इस तरीके से सीख लिया है, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा लिख देते ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमने इसको बनाया। तो देखिए 32 का हम यहाँ पर आंसर यहाँ पर इसका बनाते, हमने आंसर इसका बनाया तो 32 लिखा, और 32 को सबसे पहले 2 से किया तो 16 मिला, फिर 16 को 2 से डिवाइड किया तो यहां पर कितना मिला आपको, 8 मिला, फिर 8 को अगेन 2 से डिवाइड किया तो 4 मिला, फिर 4 को अगेन 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 2 मिला, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 मिला। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या बन गया, ट्री बन गया। तो ये 32 को आप लिख सकते हो मेरी तरफ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये आपके पास आंसर बन गया 32 बराबर 2 रेज़ टू द पावर 5। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो हमें 32 का बोला है ड्रॉ अ फैक्टर ट्री ऑफ 32, तो हमने बना लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर आप देखेंगे तो यहां पर आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि एक्सप्रेस द नंबर 3825 यानी 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब आप ट्री फैक्टर नहीं, आप प्राइम फैक्टर जानोगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो बेटा प्राइम फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि आपने किसी भी नंबर को जब आप सॉल्व करोगे, कोई भी नंबर आपको दे रखा तो उस नंबर को सॉल्व करने का तरीका इस तरह की मेथड होगी।
जैसे कि मैंने ए बी सी लिखा, तो पहले ए से किया तो ये बी सी आया, फिर बी से सॉल्व किया तो सी आया, फिर सी से सॉल्व किया तो ए आया। यानी कि इस तरह से जो आप बनाओगे तो आपके पास ये मेथड क्या कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगी, प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड के लिए हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो प्राइम फैक्टर के लिए कैसा भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता देता हूं। यहां भी जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है लाइक फॉर एग्जांपल 62 दे रखा है। अब ये 62 दे रखा, तो 62 को आपने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार, 6 3 टाइम्स, और ये 1। अब 31 एक प्राइम नंबर होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो डायरेक्ट 31 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से 62 को लिख सकते हैं 2 × 31। तो 2 × 31 यानी कि 62 को हमने लिख लिया 2 की पावर 1 एंड 31 की पावर 1, यानी कि 62 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू एंड 31 रेज़ टू द पावर 1। तो इस तरह का लिखने का जो तरीका होगा इसी को हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर्स कहेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर देता हूं आपको। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यानी कि आंसर यहां बनाते हैं 2 नंबर का, और हमें क्वेश्चंस में बोला गया है 3825, और 3825 का अब हम बना रहे हैं क्या बच्चों, क्या बना रहे हैं, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले लास्ट में 5 दे रखा है, इसलिए इससे 5 से डिवाइड करें तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए 5 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे 3825 को, तो 5 का टेबल इतनी बार बोलिए कि 38 आए, तो 7 टाइम 35 आ रहा है। फिर यहां पर देखिए 35 यानी कि इसके बाद आगे आप देखेंगे तो 38 दे रखा है, और आपके पास कितना आया, 35 आया। तो 35 आया तो यहां पर 3 बचा, वो 3 कितनी बार, 6 टाइम, आपकी बार 32 हो गया, और फिर अगला नंबर हो गया 5। फिर आपने 5 से इसको कैंसिल किया, तो 5 से किया तो ये 1 टाइम 5 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 5 आता, तो यहां पर ये 2 चले गया, 26 हो गया, तो ये आ गया 5 बार 25, फिर 1 और ये आ गया। इस तरीके से देखिए लास्ट में 3 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो 3 से डिवाइड हो सकता है। अब जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा बेटा, यहां पर ये 5 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा। फिर अगेन आप 3 से अगर डिवाइड करके देखेंगे तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 1 टाइम, और ये 21 यानी 7 टाइम। अब 17 एक कैसा नंबर आ गया, एक प्राइम नंबर, इसलिए उसे डायरेक्ट 17 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो प्राइम फैक्टर मिलेंगे, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं इसको, तो ये लिखने का तरीका जो हो जाएगा 5 × 5 × 3 × 3 × 17। अब इसे फर्दर ऐसा भी लिख सकते हो ताकि और अच्छा लगेगा, 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 17 रेज़ टू द पावर 1। इस तरीके से जो लिखने का तरीका होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी बात कि किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको दिया जाता है तो आपको सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है। तो इसमें भी स्पेशली बात क्या ध्यान रखनी, कोशिश करना है कि सबसे छोटे नंबर से पहले आपको डिवाइड करके देखना है। और कोई ऐसा नंबर आता है जो किसी से डिवाइड नहीं जा रहा है, यानी वो प्राइम नंबर टाइप का दिख रहा है, तो प्राइम नंबर को उसी के नंबर से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब टाइप नंबर 2 है HCF एंड LCM ऑफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि अब हम यहां पर एक नई बात सीखेंगे जिसमें हमें LCM और HCF निकालना सीखना पड़ेगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों चीजें हमको सीखनी है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्या बातें आ रही, जो कि नोट करने वाली बात आ रही है। तो हमारे पास सबसे पहली बात है कि किसी भी नंबर का LCM HCF निकालना हो तो क्या करना है। तो उसमें आपको बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट कि मान लीजिए हम नंबर 1 यहां पर आपको पॉइंट क्लियर करवाएंगे कि जिसमें अगर मान लीजिए आपको लेट, आपने कोई 2 नंबर लिए, लेट 2 नंबर आर ए एंड बी, मान लीजिए 2 नंबर ए एंड बी है, और उन 2 नंबर का आपको क्या फाइंड करना है, LCM HCF। तो लेट हमने 2 नंबर ए एंड बी मान लिया, तो हमने मान लीजिए कि अगर हमें सबसे पहले 2 नंबर ए एंड बी दे रखे, तो ए जो होगा उसके यहां पर कोई ना कोई फैक्टर्स बनेंगे, बी होगा उसके कोई ना कोई यहां फैक्टर बनेंगे। तो जो आपके पास HCF होगा, HCF जो होगा वो दोनों में कॉमन होगी, कॉमन बात, यानी कॉमन फैक्टर। क्या निकालेंगे,
कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। और दूसरी बात एलसीएम की अगर बात आएगी आपकी, तो एलसीएम में जो आप देखेंगे दोनों में कॉमन तो रहेगा लेकिन कॉमन हाईएस्ट फैक्टर निकालेंगे। यानी कि आपको यहां पर क्या करना है कि मैंने जैसे मान लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने मान लीजिए ए के भी फैक्टर्स बनाए, ए कोई ना कोई नंबर से, बी है वो भी कोई ना कोई नंबर से। अब उसका जब एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में से कॉमन फैक्टर्स। फिर आपने यहां पर जो फैक्टर्स निकालना है तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर आपको हाईएस्ट फैक्टर्स निकालना है। यहां पर आपको क्या करना है बेटा, हाईएस्ट फैक्टर्स निकालना है। हाईएस्ट फैक्टर से यानी कि फाइंड करना है तो हाईएस्ट फैक्टर आपको क्या करना है, हाईएस्ट फैक्टर ऑफ नंबर, हाईएस्ट फैक्टर ऑफ फैक्टर्स या फिर नंबर्स निकालना है। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लो एक मेरे पास 12 है और एक मेरे पास 16 है, तो 12 के मैंने फैक्टर्स बनाए, पहले 2 से बनाया उसको, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 12 को मैंने देखिए 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया तो 3 आया और फिर 3 से किया। ऐसे ही मैंने 16 को बनाया बच्चों, तो 2 से तो वो कितनी बार 8 बार गया, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 एंड फिर 2 से ये देखिए। तो इस तरीके से 12 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 3, और यहां पर हमने इसको लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 1, और इसे लिख सकते हैं हम 2 रेज़ टू द पावर 4, है ना। तो आप यहां पर देखिए कॉमन है अपनी, यानी दोनों में कॉमन, तो एक तो आपको 2 2 दिख रहा है, देखो बेटा, एक यहां से भी 2 2 दिख रहा है, तो ये जो 2 2 कॉमन दिख रहा है यानी ये आपका हो गया एचसीएफ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि ये 4 आ गया। ये जो 4 आ गया हमारे पास, 4 क्या कहलाएगा बेटा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में आप देखिए सबसे पहले एलसीएम के लिए आपको इधर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले 2 वाले को देखिए ऊपर एक 2 की पावर 2 भी दिख रहा है, 2 की पावर 4, लेकिन आपको हाईएस्ट वाला देखना है तो 2 की पावर 4 दिख रहा है। उसके बाद अगला नंबर देखिए क्या दिख रहा है, 3, यानी कि 2 की पावर कितना आ गया, 3 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहां पर देखिए हमारे पास इसका मतलब क्या होता है बेटा, 16 2 की पावर 4, और ये होता है यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 48। तो ये हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमको इस तरह का तरीका यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अगर आप ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका समझ में आएगा। अब एलसीएम और एचसीएफ के लिए यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ के लिए यहां पर ये क्वेश्चंस पर मैं आऊंगा। तो देखिए इन क्वेश्चंस को समझाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिंग पॉइंट बता देता हूं कि नोटिंग पॉइंट क्या है बेटो, कि ये जो मैंने बातें आपको समझाई है तो इसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ और बातें बता देता हूं, वो यहां पर नोट करवा देता हूं। तो आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ नोट करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमेशा जो इक्वल होता है वो किसका, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो आपको मान लीजिए वो दो नंबर, फॉर एग्जांपल आपने ए और बी मान लिया, तो ए बी मल्टीप्लाई जो होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई जो होगा वो इक्वल होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। और साथ साथ में अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम उसके अपॉन में बी हो जाएगा। और ऐसे ही मुझे अगर बी फाइंड करना है सेकेंड नंबर, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम उसके अपॉन में ए आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए बेटा कि यहां पर अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय एलसीएम। और ऐसे ही मुझे अगर एलसीएम फाइंड करना है तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो ये जो आपको मैंने ये बात बताई है, आपको स्पेशली ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, नोटिंग पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दूसरा, दो नंबर ए एंड बी मान लिए, तो ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि ए और बी का जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके इक्वल होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ऐसे ही अगर मुझे फर्स्ट नंबर फाइंड करना है यहां पर, तो ए इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय
बी, और अगर मुझे सेकेंड नंबर यानी कि बी फाइंड करना है तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय ए। और ऐसे ही मेरे को अगर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट गिवन है या फिर मुझे प्रोडक्ट और एलसीएम गिवन है और मुझे एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर by LCM, and similarly LCM is equal to product of two number divide by HCF। तो ये आपको स्पेशली मेरी तरफ से ध्यान रखना है। तो मैं आता हूं नेक्स्ट बात पर आते हैं। तो अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस आए हैं ताकि आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ जाओ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर हम चर्चा करेंगे, इन क्वेश्चन नंबर 1 पर हमें बोला फाइंड द HCF एंड LCF ऑफ द इंटीजर 12, 15 एंड 21 बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, सबसे पहले इसका जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ रही है। तो आपको क्या नंबर दे रखा है ना, 12 दे रखा है, एक 15 दे रखा है और एक 21 दे रखा है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो फैक्टर के लिए आप देखिए 12 को सबसे छोटा नंबर 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो बेटा वो कितनी बार जाएगा, अब 2 से आपने बनाया तो 6 बार, यानी कि मैंने फिर यहां पर बता देता हूं कि आप चाहो तो इस तरीके से बना लो ताकि आपको आसान पड़ेगा, है ना। और ये 21 लिखा, तो देखिए 12 होगा 2 से 6, फिर 2 से जाएगा 3 एंड 3 को 3 से कैंसिल करेंगे 1। ऐसे ही बेटा अगर अगला 15 दे रखा तो सबसे पहले 3 से जाएगा 5 टाइम और ये 5 से जाएगा यानी कि 1। फिर ऐसे 21 को आप किससे 3 से सॉल्व करोगे तो ये 7 टाइम्स आएगा क्योंकि 3 के टेबल्स में 21 7th नंबर पर आता है, और फिर 7 को 7 से कैंसिल करोगे तो 1। तो चलिए लिखते हैं इसको बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और यहां से हमारे पास हो गया 3 मल्टीप्लाई 5 और अगला हो गया 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब इसको मैं फर्दर थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूं, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, और इससे लिख रहा 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 5 रेज़ टू द पावर 1 एंड 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 7 रेज़ टू द पावर 1। अब इसमें सबसे पहली बात आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप कॉमन देख रहे हैं तो देखो यहां पर 3 रेज़ टू द पावर 1, यहां पर आपके पास क्या आया, आप देखेंगे तो ये क्या आया था बेटा, यहां पर 3 रेज़ टू द पावर 1। तो 3 रेज़ टू द पावर 1 आपको दिख रहा है सभी को, तो जो 3 रेज़ टू द पावर 1, यहां भी 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 3 रेज़ टू द पावर 1, यानी कि तीनों में जो कॉमन बात आती है उस कॉमन बात को ही हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। यानी कि हमारा एचसीएफ जो फाइंड होगा बेटा वो होगा 3 रेज़ टू द पावर 1, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब निकालते बेटा इसका एलसीएम। तो जब एलसीएम की बात करेंगे तो जैसे एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आप 2 की पावर 2 को देखो। 2 की पावर 2 का हाईएस्ट पावर वाला तीनों में देखना है, लेकिन वो है नहीं 2 वालों में, तो देखो केवल 2 की, तो उस 2 की पावर 2 को हम लिख देंगे। अब आ रहे हम देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 सब में दे रखा तो 3 की पावर 1 को लिख दिया। फिर अगला दिख रहा है 5 की पावर 1, लेकिन वो तीनों में नहीं दिख रहा है, केवल एक ही बार में दिखता तो उससे भी लिख देंगे। और ऐसे ही 7 की पावर 1, यानी कि सारे नंबर लिख दिए जिसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो 2 की पावर 2 यानी 4, देन 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 और 12 का इंटू इस 5 में करोगे तो 60, और 60 का इंटू करोगे 7 में तो 2420 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर मिल रहा है, आपके पास आंसर में एक आ रहा है एचसीएफ, एचसीएफ आपके पास 3 आ रहा है, और एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 420। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया बेटा, आंसर बन गया। तो देखिए कितना आसान था, क्वेश्चंस को आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर लिखा है गिवन एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर, यानी कि ये 2 नंबर आपको दे रखे हैं जिनका एचसीएफ दे रखा 9 और आपसे एलसीएम इन दोनों नंबर का पूछ लिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्यूशन लिखा यहां पर, हमने सबसे पहले अपनी तरफ से लेट कर लिया। लेट ए बराबर हमने 306 मान लिया, और बी जो है हमारे पास 657 है, साथ में हमको एचसीएफ दे रखा है 9, और हमें एलसीएम बराबर क्या करना है बेटा, क्वेश्चन मार्क निकालना। तो आपके पास क्या होता है, बाई ए मल्टीप्लाई बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। याद आ रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, अब हमें एलसीएम चाहिए, जो मैंने अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो अब हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा
306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपने 9 के टेबल से इसको कैंसिल किया तो 9 के टेबल से जब आपने 30 को इसको तो 24 आता है 2 टाइम, और यहां से आपके पास कितना बचा 6 बचा। लेकिन यहां पर आपको देखना है तो आप कोशिश करिए, अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो बहुत अच्छी बात, और अगर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप मेरी तरफ से इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ज्यादा अच्छा है। तो 3 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार 3 बार, और ये हो गया 102। ठीक, ऐसे ही अब 3 से इसको भी कैंसिल अगर करके देखेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा और ये 34 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर मेरे पास क्या मिल रहा है, जब इसको मैंने डिवाइड किया तो 102 आ रहा है 3 से डिवाइड करने पर, है ना। और फिर अगेन 3 से डिवाइड किया तो 9 यानी 3 टाइम, और 1 इधर गया तो ये 4 टाइम, यानी कि हमारे पास आया 34 मल्टीप्लाई 657। अब इन दोनों को आप जो मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका क्या कहलाएगा एलसीएम। तो इधर साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो देखिए 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई, देखिए अनुमान मैंने ये मेथड क्यों यूज किए, 10th क्लास तक का बच्चा ऐसा करके देखता है, और मेरी तरफ से बेटा आप ऐसे करें तो आपके आंसर की श्योरिटी के लिए आपको ऐसा जरूर करके देखना चाहिए ताकि आपका आंसर गलत ना हो। तो आप देखिए 4 से इसके डिवाइड करोगे, 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 28 2, ये हो गया 20 प्लस 2 और फिर 2 आया, और ये हो गया आपके पास कितना 24, तो ये हो गया 26। फिर 3 से करोगे तो 21, अगेन 2, फिर यहाँ पर 15 और 2 ये 17, और ये फिर यहाँ पर 1 आ गया, और ये हो गया कितना 18 और 18 और ये हो गया 19। अब इसे आप ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 3, यहाँ पर भी 3, और ये एक 1 आया तो ये 2 और ये 2, तो इस तरीके से 2 2 3 3 8 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस को भी देखिए हमने किस फॉर्मूले से यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस टाइप के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां पर लिखा है इन अ टीचर्स वर्कशॉप, एक टीचर वर्कशॉप हो रही है, द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, जो बहुत सारे टीचर होंगे तो वो टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश, और वो भी हमें दे रखा कि फ्रेंच कितने पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश कितने पढ़ा रहे हैं और हिंदी कितने पढ़ा रहे हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम रिक्वायर्ड इन ईच रूम, द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। देखिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आया मिनिमम, यानी मिनिमम का मतलब होता है यहां पर आपका एचसीएफ, और मैक्सिमम का मतलब हो जाएगा एलसीएम। तो आप सबसे पहले जैसा कि हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो गिवन लिख दो भाई। अब आप देखिए गिवन लिखा तो आपने यहां पर देखा तो फ्रेंच, यहां पर फ्रेंच टीचर, नंबर ऑफ फ्रेंच टीचर, नंबर ऑफ फ्रेंच टीचर, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंच टीचर्स दो दे रखे आपको 48। ऐसे ही नंबर ऑफ कौन से टीचर बेटा, नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश के लिए आपको कितने दे रखे बेटा 8080। और ऐसे ही आप देखिए अगला जो है हिंदी के लिए, हिंदी के लिए कितने दे रखे बेटा, देखिए हिंदी के लिए यहां पर देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको फ्रेंच फिर हिंदी बोला है, तो हिंदी के लिए यहां पर 8080, और ये इंग्लिश हिंदी के लिए यहां पर आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसको, यहां पर इंग्लिश मैंने पहले लिख दिया जबकि वो दे रखा 144 और हिंदी का दे रखा 8080। और आपसे क्या बोला है, टू फाइंड मिनिमम, है ना, मिनिमम टीचर्स, टू फाइंड मिनिमम टीचर्स फाइंड करना है, मिनिमम टीचर यानी कि एचसीएफ फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना। तो सबसे पहले बेटा मैं इससे क्या लिख सकता हूं, देखिए मैंने इसको क्या लिखा, ये जो आपको दे रखा है इसको मैंने इस तरीके से लिखा है ना। अब देखिए मैंने इसको यहां पर क्या करा, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए, तो 48 को हमने सबसे पहले 2 से किया 24 आया, फिर 24 को 2 से किया तो 12 आया, फिर 12 को 2 से किया तो 6 आया, और 6 को 3 से किया, तो इस तरीके से ये मेरे पास 48 के फैक्टर्स बन गए। ऐसे ही यहां पर इसे भी 2 से करोगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, देखो दिमाग थोड़ा लगाओ, तो ये 2 से गया 72 गया, 72 को 2 से करोगे तो 36, फिर 36 को 2 से करोगे तो कितना जाएगा 18, फिर 18 को 2 से करोगे तो कितनी बार जाएगा 9, और 9 को फिर करोगे तो 3 इंटू 3। ऐसे 8080 का अगर बनाओगे तो पहले 2 से जाएगा 40, फिर 40 को 2 से करोगे तो 20, और 20 को 2 से करोगे तो 10, और 10 को
फिर 2 से करोगे तो 5। आ रही बात समझ में? देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ऐसा 80 को ऐसा समझ लो कि 2 से जा रहा है 40, फिर 2 से जा रहा है 20, फिर 2 से जा रहा है 10, फिर 2 से जा रहा है 5 और फिर 5 से जा रहा है। तो देखिए अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर 2 इंटू यानी कितनी बार 4 और एक हो गया आपके पास ये 5। तो इस तरीके से जो हमने बनाया बेटा, तो आप चाहो तो आप अगर नहीं बना पा रहे हो ऐसा, तो आप चाहो तो मेरी तरफ से क्या कर सकते हो, फैक्टर्स बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरे पास आया, तो मैंने यहां पर आपको चाहिए कॉमन, यानी कॉमन वैल्यू चाहिए, यानी कॉमन देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो कॉमन में आपको ये पूरा 2 2 दिख रहा है, अगला भी 2 2 दिख रहा है और यहां से भी 2 2 दिख रहा है और अगला यहां पर भी 2 2 दिख रहा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर जो HCF आ रहा है वो HCF कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो HCF बराबर कितना आ जाएगा 16। यानी 16 एक ऐसा नंबर है कि 16 से हम इन तीनों नंबर को प्रॉपर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहां पर कौन सी मेथड यूज करी, बाय प्राइम, हमने यहां लिख दिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से हमने इस क्वेश्चंस को उड़ा दिया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों को ये भी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को रीड किया, क्या समझे वो लिखा और उसके बाद हमने सारी बात जो हमसे पूछी गई है वो फाइंड कर ली। तो हम आते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर दे रखा है द HCF ऑफ अ 2 नंबर इज 27 एंड देयर LCM इज 162, इफ वन नंबर इज 54 फाइंड द अदर नंबर। तो भाई ये भी कितना आसान पूछ लिया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बनाया, तो हमने लिखा लेट यहां पर लेट फर्स्ट नंबर हमको दे रखा है, यानी कि एक नंबर दे रखा है, तो हमने लिखा लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स, ये हमने 2 नंबर्स मान लिए है ना। और साथ ही साथ ए जो होता हमने ए को 54 मान लिया और बी को हमने मान लिया x, यानी कि ये हमने लिख दी बात। ठीक, अब आते हैं हमारे को साथ साथ में HCF भी गिवन है। क्या गिवन है HCF, ये हमको कितना दे रखा बेटा, HCF हमको दे रखा है यहाँ पर 27 और LCM हमको कितना दे रखा 162, यानी कि यहां मैंने लिख दिया गिवन, ये हमको था, तो हमने ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन थी तो ये बात लिख दी। अब आते हैं हम बाई फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, इसके यूज किया तो देखिए A की वैल्यू 54, B नहीं पता उसे X माना था, LCM है 162 और ये है 27 क्या HCF। तो हमें X की वैल्यू चाहिए, तो X इज इक्वल टू 162 मल्टीप्लाई 27 and divided by 54। 27 1 जा 27 and 27 2 जा कितना होता है 54। अगर नहीं आता कैंसिल करना आपको, तो मैंने आपसे क्या कहा, आप इसे 3 से कैंसिल कर सकते हो और ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना आया, अभी हमारे पास x इज इक्वल टू 162/2 आया, तो 2 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81। तो हमारे पास इस तरीके से वो सेकेंड नंबर हमें पता चल गया। क्या आया हमारा आंसर आया हमारे पास b बराबर 81। तो ये 81 जो हमारे पास आंसर आया वो हमें एक सेकेंड नंबर पता चल गया। तो ये तो और आसान था, केवल आपको याद रखना क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ना, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में इवन बेसिक में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, देखो आपकी बार यहां पर रेशियो में बोला है, ठीक है, एंड देयर LCM इज 180 एंड व्हाट इज द HCF। यानी कि देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम अगर बनाएंगे बेटा, तो हमें क्या क्या गिवन है, तो हमने लिख दिया गिवन, आपको गिवन है रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, रेशियो ऑफ 2 नंबर, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स जो दे रखा है वो 2:3 है। तो हमने इसे लेट कर लिया, लेट A बराबर आपने मान लिया 2x के फॉर्म में और B बराबर आपने मान लिया 3x के फॉर्म में। ठीक, ये आपने ऐसा लेट कर लिया। साथ ही साथ आपको LCM क्या है, गिवन है 180, यानी कि ये गिवन है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है HCF, तो HCF बराबर हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ही हमने ये लिखा है तो आपको क्या इन बातों का ध्यान रखना है, जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, कि आपको क्या पता है कि ये दोनों नंबर आपको रेशियो में दे रखा है, वो 2 नंबर हमारे पास रेशियो में होगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, नाउ
एलसीएम, एलसीएम हमारे पास है तो हमने वो लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स, हमने वो नंबर एक्स मान लिया बराबर एलसीएम। तो बताइए 2 इंटू 3 इंटू ये हमको दे रखा था और साथ में एक्स नहीं दे रखा, लेकिन एलसीएम हमको कितना दे रखा है, एलसीएम 180। तो x बराबर हो गया 180 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, यानी कि इसे कैंसिल करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहाँ पर 6 यानी 3030। भाई आप लोगों को क्या याद रखना है बच्चों, आपको ये याद रखना कि जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चन दिया जाए तो पहले वाले को 2x मान लिया, सेकेंड वाले को 3x मान लिया। हो सकता है यहाँ पर कोई भी रेशियो दे, फिर आपको एलसीएम ये दिया, फिर आपको एक ही बात याद रखना है कि आप जब इसे सॉल्व करोगे तो जैसे यहाँ पर कोई भी रेशियो दे रखा, उन दोनों रेशियो यानी कि 2 and 3, तो मेरे पास 2 and 3 इंटू एक्स कर देना, तो आपके पास वो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 and 4 आता, तो 5 and 4 आता तो यहाँ आप लिखते 5 इंटू 4 इंटू एक्स, तो आपको x की वैल्यू मिल जाती। अब इस x की वैल्यू को हमने क्या करा, पुट x इज इक्वल टू 30, है ना, x इज इक्वल टू 30 इन रेशियो, इन रेशियो कौन सा रेशियो, 2x एंड 3x। चलो यहां पर रखते हैं, तो जैसे रखा तो 2 इंटू 3 यानी कि आपको पहला नंबर पता चल जाएगा, है ना, तो पहला नंबर आ गया आपके पास 60। ऐसे b बराबर हो गया 3 इंटू 30 यानी x की वैल्यू रख दी, तो अगला आ गया 90। तो आपके पास इस तरीके से यहां पर क्या पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों कि पहला नंबर आपके पास 60 आ गया और दूसरा नंबर आपके पास क्या आ गया 90। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है एचसीएफ, कि एचसीएफ क्या होगा भाई, ये पूछा है। तो वही बात a इंटू बी बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यही होता है। अब a की वैल्यू आपको पता चल गई 60, b की वैल्यू 90, एचसीएफ आपको नहीं पता है तो एचसीएफ आपने लिखा एज इट इज एचसीएफ, और एलसीएम आपको 180 दे रखा। सो द एचसीएफ बराबर आ गया आपके पास 60 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाई 180। तो यहां से 90 के टेबल से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम और 2 से इसको कैंसिल करो तो ये आपके पास एचसीएफ कितना आ गया बेटा 3030। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया, क्या पता चल गया बेटा, ये हमें हमारा आंसर पता चल गया। अच्छा एक बात और थी कि यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर ये दोनों नंबर रेशियो में दे रखे थे, मैंने रेशियो में रखा। अब यही जो है यही इसी को आप एचसीएफ भी मान लो, तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से आपको ये जो 30 मिला है आप इसको एचसीएफ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी एक आपका तरीका होता सॉल्व करने का। तो मैंने आपको ये तरीका पूरा बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप जरूर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि मेरे हर वीडियो में, हर लेक्चर्स जो भी मैं लेता हूं उसमें आपको लेक्चर में मैं वर्कशीट करके जरूर देता हूं, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते तो आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, तो यहां पर लिखा है एक्स और वाई, यानी कोई दो नंबर एक्स एंड वाई है। उन एक्स और वाई का यानी कि हमें सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे तो हमें क्या क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन जो है x इंटू वाई बराबर 180 गिवन है, साथ में हमको एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ हमको कितना दे रखा 3, और एलसीएम हमसे पूछ लिया कितना, क्वेश्चन मार्क, तो हमने एलसीएम को x मान लिया, ये x लेट कर लिया। तो वही बात हम क्या जानते हैं, हमने लिखा बाय फार्मूला, ठीक है, क्या x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो चलिए भाई x इंटू वाई हमको 180 दे रखा है, एलसीएम हमको कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, यानी x मान लिया, और एचसीएफ हमको 3 दे रखा है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 180 डिवाइडेड बाई 3, यानी x बराबर आ गया 6060। तो ये आपको x की वैल्यू यानी कि फाइनली आपके पास क्या आ गई बेटा, एलसीएम बराबर आ गया 6060। ये आपका एलसीएम यानी कि ये आपका आ गया आंसर। कितना आसान, सॉल्व करने का तरीका आप सबको समझ में आया होगा। मुझे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है मैंने केवल एक ही फार्मूला यहां पर यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, और सॉल्व हो गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये जो बात हमने ली है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता, राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखिए, तो इस डेफिनेशन को आप जरूर याद करके जाए, है ना। तो आपको ये बिल्कुल बेहतर तरीके से क्या हो जाएगा, मार्क्स कमाने जैसा काम हो जाएगा। यानी कि इन द नंबर थ्योरी में अगर हम बात करें, a composite number is expressed in the form of the product of primes and
दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्यूर। ठीक है, यानी कि आप ये है कि आपने किसी भी नंबर्स को आपने देखा तो उसका जो कंपोजिट नंबर है उसे एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में, एक प्राइम नंबर फैक्टर। प्राइम में अगर हम प्राइम्स नंबर में बनाएंगे तो प्राइम्स नंबर में बनाने पर जो फैक्टराइजेशंस बनेंगे वो सारे के सारे एक यूनिक फॉर्म में माने जाएंगे। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब कि अगर आपने मान लीजिए 12 लिया तो 12 को अगर आपने बनाया तो देखिए ये 2 फिर 2 एंड 3 बनाया, तो ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से आपने जो फैक्टर्स बनाए, यही फैक्टर्स एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझाती है। तो आप इस डेफिनेशन को याद जरूर रखिए, खासतौर से डेफिनेशन को आप यहां से याद रखिए, यहां से यहां तक, और एक इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आपको ये इस तरह की जो डेफिनेशन मिलेगी वो डेफिनेशन हमारी किसके लिए होगी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूं ताकि आप ये डेफिनेशन याद रखें। अ कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस in the form of the product of primes and its factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. An example, ये एग्जाम्पल हमसे समझा दिया। इस तरीके से जो आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट दिख रहा है, इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहेंगे। क्वेश्चन पूछा गया, आप पेपर उठाओगे तो वहां पर केवल और केवल आपको डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पूछा गया। चलिए अब आता हूं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका ये केवल और केवल हमारे पास एनसीईआरटी बुक से दिख रहा है, तो इसमें हमें ये लिखा है कि y 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 4 are composite। तो क्या देखते हैं ये क्या कंपोजिट है? तो बनाते हैं इसका सॉल्यूशन और देखिए क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहां से 13 को कॉमन आपने ले लिया तो बचा क्या, 7 मल्टीप्लाई 11 और यहां पर हो गया प्लस 1। जैसे आपने फर्दर सॉल्व किया तो देखिए बेटा ये 7 और इसका हो गया 77, तो ये हो गया 77 प्लस 1 यानी कि ये बन गया। यानी कि आप देखिए 13 एक प्राइम नंबर है लेकिन 78 के आप बहुत सारे फैक्टर्स बना सकते हो। ऐसे ही हमने सिमिलरली क्या लिखा हमने, है ना, क्या लिखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 5। तो यहां से हमने 5 अगर कॉमन लिया तो बच्चा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। जिससे आप आगे सॉल्व करोगे तो 5, तो ये हो गया आपके पास, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24, है ना, आ रही होगी मेरी बात समझ में। और ये हो गया 42 इंटू 24 प्लस 1। इसे और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो रहा आपके पास यहाँ पर 5, और देखिए इन दोनों को आप चाहो तो 24 इंटू 42 अगर करोगे तो ये हो गया आपके पास 8 और इसका इंटू इसमें ये हो गया 48 और ये हो गया 6 और ये 1 और ये 8 और ये 9। तो ये हो गया 8 0 और ये 1 0, तो ये आ गया 1009। तो आप देखेंगे तो यहां पर आपने जब बनाया इस तरीके से, तो बनाने के बाद आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो इसके भी फैक्टर्स क्या बनेंगे, मोर देन 2, और यहां पर 78 के भी फैक्टर्स जो बनेंगे मोर देन 2। तो हम यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो यूं लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get more than two factors, so given product is या आर कंपोजिट, और ये बन गया भाई, याद रखना। देखिए कितना आसान हमें लिखने का तरीका समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दे रखे। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे यहाँ एक कॉमन दिख रहा था, उस कॉमन को आप बाहर करोगे, बाहर करने के बाद ये 78 इवन फॉर्म में दिख रहा हो, 78 काफी
नंबर्स के टेबल पर आता है। फैक्टर्स बनाएंगे तो उसके फैक्टर्स ज्यादा बनेंगे, ऐसे ही 1009 बनाएंगे तो इसके भी फैक्टर्स बनेंगे। तो इस तरीके से इनके ज्यादा फैक्टर बनेंगे, इसलिए इसे हम एक कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 to the power n can एंड विद द डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए भाई, जब ये आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले आपको जो गिवन है सॉल्यूशन अगर बनाएंगे, आपको जो गिवन दे रखा है 6 की पावर n, तो 6 की पावर n को मैंने लिखा 2 into 3 to the whole power n, यानी 2 की पावर n एंड 3 की पावर n जो लिख रखा है। अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर लेते हैं तो आप एक बात याद रखिए कि आपका जो फॉर्म बनना चाहिए बाय फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ठीक है, ये वाला फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहां पर इस तरह का फॉर्म आपको नहीं दिख रहा है। यहां पर देखिए 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, यानी कि इससे ये टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं बना रहा है। तो यहां पर हमसे ये पूछा है क्या आप इसको एंड विद द 0, यानी कि आप अगर 0 रखोगे तो देखिए यहां पर n के प्लेस पर 0 रखोगे तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका 0 हो जाएगा। या कोई और अगर आपने नंबर्स लिए, यानी कि लाइक 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो यहां पर आपके लास्ट में यहां पर एंड ऑफ 0 नहीं आ रहा है, यानी कि 0 नहीं बन रहा है। इसलिए आपसे ये बोला गया कि अगर आप n की कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे, जैसे n की वैल्यू 1 रखी तो 6 आया, 2 रखा तो 36 आया, 3 रखा तो आपका 216 आया। तो कहीं भी देखिए यहां पर एंड विद 0 नहीं आ रहा है, यानी कि रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। इसलिए हमारे पास ये क्या बन गया? रॉन्ग बन गया। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और मैं बात यहां पर एक्सप्लेन कर देता, अगर मान लीजिए यहां पर 8 आता, 8 की पावर n आता, तो आप इसको लिखते हैं मेरी तरफ से क्या, 2 into 2 into 2 to the whole power n, यानी कि 8 की पावर n को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। अब इसको देखिए 2 की पावर 3, इसके साथ 5 नहीं है, तो आप मेरी तरफ से 2 की पावर इस पे 0 ऐड कर सकते, 5 की पावर 0 को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई, 2 की पावर n या 5 की पावर m का फॉर्म यहां से करेक्ट हो रहा है, यानी करेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहां पर हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम इसको आगे कंटिन्यू बनाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर ये एंड विद 0 या कोई भी नंबर्स ले ले और बोल दे कि इसके एंड में 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आपको ये वाला जो फंडा मैंने बनाया 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, अगर इससे क्वेश्चंस बन रहा है तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म बनाएगा, तब हमारा आंसर होने के चांसेस बन जाएंगे। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट पर आते हैं टाइप, और जो कि है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल नंबर आया है बेटा, जहां पर रेशनल और इरेशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमें सबसे पहले रियल नंबर पता होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। हालांकि मैंने यहां पर डेफिनेशंस भी देखी है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप उसको याद रख सकते हैं। दूसरा आता है रेशनल नंबर। अब हमें ये पता चल गया कि रेशनल और इरेशनल वाले नंबर का एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसे हम रियल नंबर कह सकते हैं। तो उसमें हमारे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है रेशनल नंबर के लिए। तो रेशनल नंबर जो हमेशा होता है उसे एक्सप्रेस किया जाता है p/q, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाया जाता है, लेकिन जहां पर q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो वो नॉट डिफाइंड टर्म्स बन जाएगी, जिसे हम रेशनल की कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह का फॉर्म जिसे एक्सप्रेस किया जा रहा है p/q के फॉर्म में, उसे हम एक रेशनल नंबर कहेंगे। और जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उसे जस्ट ऑपोजिट यानी इरेशनल नंबर कहेंगे। तो यहां पर लिखा है कि इरेशनल नंबर जो होता है उसको अगर आप सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो इस तरह का जो फॉर्म मिलेगा उसे आप एक नंबर यानी कि इरेशनल नंबर के रूप में जानेंगे। अब आते हैं थ्योरम, यानी कि आपकी जो थ्योरम आती, कई बार आपको रेशनल इरेशनल के लिए प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। तो रेशनल और इरेशनल प्रूव करने के लिए पूछा जाए तो लेट p a prime number and a be the any positive integer if p divide a square then p divide a। तो ये अभी आपको केवल इतनी छोटी सी बात आपको ये कि थ्योरम जो बताई गई है, इस थ्योरम के तौर पर अगर आप किसी बात को समझना चाहोगे तो उसको समझाने के लिए देखिए मैं इधर बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में कहा कि बताइए √2a वो इरेशनल नंबर है ना। बड़े ध्यान से समझना हम क्या है कि एग्जांपल के थ्रू समझा रहे।
तो हमने सबसे पहले इसे लिखने के तरीके में हम क्या बता रहे कि √2 जो है हमने उसे लेट कर लिया √2 बराबर P/Q। P/Q जहां पर यानी वेयर, यानी आपके पास जो है वेयर P एंड Q आर टू को प्राइम नंबर। कौन से नंबर है? टू को प्राइम इंटीजर। क्या है? टू को प्राइम इंटीजर। और साथ ही साथ एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको स्पेशली याद रखना है। क्या कहा मैंने कि आपने √2 जो था उसको आपने ये हर बार हर क्वेश्चन के लिए ऐसे स्टेप होगी। √2 इज इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q आर टू को प्राइम इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने लिखा तो आपने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये लिखने का तरीका है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपने दोनों साइड जब स्क्वायरिंग किया तो ये √2 का स्क्वायर हो गया और इधर हो गया P/Q का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 2 बराबर P²/Q²। अब Q को उधर पहुंचाया तो यहां पर हो गया 2Q² इज इक्वल टू P²। अब इसको हमने लिखा इट रिटर्न अस 2P। हमने ये इस तरह से लाइन की बराबर P। इसका मतलब ये लाइन को मैंने मेरी तरफ से लिखा, आप चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये कहने का मतलब यही हुआ 2Q² और ये। अब ये जो मुझे मिली बात, यानी कि ये जो मुझे मिल गया, तो मैंने यहां पर अगला काम क्या करा है ना, लेट कर दिया RB अदर इंटीजर या सम इंटीजर ले लिया। ठीक है। अब जैसे इसको लिखा तो हमने लेट कर लिया कि R कोई और जो क्या है वो एक अदर इंटीजर है। तो यहां पर अगर हमने जैसे इसको लिखा तो हमने फिर क्या किया कि 2Q को हमने R के बराबर लेट कर लिया। अब जैसे लेट किया तो अगेन स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हमने स्क्वायरिंग किया तो यहां पर हो गया 2Q² बराबर R²। तो ये हो गया 4Q² बराबर R²। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2Q² बराबर R²। अब ये देखो मैंने यहां पर ये 2Q की वैल्यू देखो बेटा, 2Q² किसी के बराबर है, यानी कि 2P² बराबर R²। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। यानी कि यहां पर जो मैंने इस तरीके से बनाया ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अगर ये आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो उसको लिखने का तरीका बताया। तो ये जो मैंने लिखा है तो यहां पर आपकी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब आप देख रहे हो तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग आप ये लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव √2 is rational number but contradict fact said that √2 is irrational number, so our assumption is wrong। हमारा assumptions क्या हो गया? wrong हो गया। so we can say that √2 is an irrational number। ये आपको याद रखनी है बात। तो कभी भी कैसा भी क्वेश्चंस आता है, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने √3 ले लिया तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q। और आपको ये वाला फंडा मेरी तरफ से याद रखना है। तो जिसको मैंने और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया एक अगली स्लाइड में, जिसमें आप देखेंगे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर, जिसके लिए आपने लेट एस कंसीडर कर लिया। ये आपके पास जो इसका है सॉल्यूशन है, यानी कि लेट एज्यूम डेट √5 अ रेशनल नंबर। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, देन इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि √2 को P/Q के, तो जैसे ही लिखा तो हमने ये बता दिया कि P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर या को प्राइम नंबर वेयर Q नॉट इक्वल टू 0।
तो ये हो गया √5 बराबर P बाई क्यू। अब हमने स्क्वायरिंग कर, हमने लिखा इसको √5Q बराबर P। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमें मिल गया 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। फिर हमने P स्क्वायर इज डिवाइड बाई 5, सो P इज डिविजिबल बाई 5। अब चाहो तो इससे पहले देखिए यहां पर मैंने ये लिखा, अब ये वाली बात ना लिखते हुए अगेन इसका स्क्वायर करके भी लिख सकते, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया। तो अभी हमने लिखा हियर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो P इज डिविजिबल बाई 5। तो लेट P इज इक्वल टू 5C, जहां पर C एक अनदर क्या है आपके पास, अनदर क्या है बेटा, इंटीजर है। तो फिर वापस से हमने इसका स्क्वायरिंग किया, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो P स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर। और जैसे हमने लिखा तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर इन द इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने यहां पर वो वैल्यू पुट करी, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर मिला। और इस तरीके से हमने ये बात जो लिख दी यहां पर, तो ये लिखा है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो यहां पर कि √5 इज अ रैशनल नंबर which contradicts fact said that क्या √5 is irrational number। ठीक है, यानी कि our assumption is wrong, so we can say that √5 is irrational number। चलिए अब मान लीजिए अगर यहां पर √3 होता, फॉर एग्जाम्पल 3 होता, तो आप क्या लिखते, लेट अस दैट √3 बी अ रेशनल नंबर, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P बाई Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाता आपका √3, फिर आप इसका स्क्वायर करते तो ये हो जाता है √3Q बराबर P। स्क्वायरिंग करने पर आता है √3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। हियर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, जहां जहां 5 है वहां 3 हो जाएगा, एंड P इज डिविजिबल बाई 3। तो ये आपके पास अगला आ जाता, आप लेट कर लेते P बराबर 3C। जब आप इसका स्क्वायर करते तो ये आ जाता P स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर। और यहां से आप इसको जैसे सब्स्टिट्यूट करते तो यहां पर आपके पास क्या आ जाता बेटा, ये हो जाता 3 और यहां आ जाता 9, यानी कि Q बराबर 3C स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो फिर आप लिखते अगेन यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिला हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम लिखते कि यहां पर P एंड Q आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and √3 is a rational number but contradicts factor is such that contradicts fact is said that √3 is a irrational number, so our assumptions is wrong, so we can say that √3 is irrational number। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक के भले 4 बातें समझा दी है, तो आपको ये लिखने का एक पैटर्न बता दिया, आप ऐसा पैटर्न याद कर लीजिए और इसे हर क्वेश्चन पर फिट कर दीजिए। तो मैं आता हूं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ज्यादा करके अभी 5 सालों के पेपर आप उठाओगे, है ना, तो आप देखेंगे पिछले 3 साल के ही देख लोगे तो आपको क्वेश्चन में अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो इन्हें भी लिखने का जो तरीका होता है बहुत आसान होता है बेटा। मैंने यहाँ पर आपको एक पूरा सॉल्यूशन फॉर्म बता दिया, ताकि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया जरा देखिए। so that यानी कि 5 plus 2 √7 is an irrational number where √7 is given to be an irrational number। तो ये प्रूव करना है हमें। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आपको आता है तो आपको देखिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। आपको किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मेनली यही बात याद रखनी है। तो लिखा है लेट एज्यूम डेट to be a contrary that 5 plus 2 under √7 is an irrational number। आपने क्या मान लिया कि ऐसा मान लिया कि जो 5 plus 2 √7 था वो एक irrational number है, and then 5 plus 2 √7 is in the form of P by Q where P and Q are co-prime integer where Q not equal to 0। देखो मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो मैं कहीं ना कहीं आपको एक उस तरह का पैटर्न पूरा याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अब इससे पहले के भी क्वेश्चन में हमने यही किया, यहां भी सेम यही कर रहे हैं। अब हमने क्या करा बेटा कि देखो मैं इसको और बता देता, लिख कर थोड़ा समझा देता हूं कि यहां पर आपने आप इसको P बाई P यानी कि ये P बाई Q मिल गया, यानी 5 plus 2 √7। अब इस 5 को उधर पहुंचा दो तो P बाई Q माइनस 5 बराबर 2 √2। अब इसे सॉल्व करोगे तो P माइनस 5Q बाई Q
और ये √2 जो आपको दिख रहा है यानी कि 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ये किसके बराबर हो गया, √7 है तो यहाँ 7 के बराबर आ जाएगा, यानी √7 के बराबर आ गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि हमने ये p/q बराबर 5 + 2 √7 लिखा, 5 को इधर ट्रांसफर किया तो p/q - 5 बराबर यहाँ पर आ गया 5 बराबर आएगा बेटा, यहाँ पर इक्वल ये किसके बराबर आ गया, 2√7। अब 2 को हमने डिवाइड फॉर्म में पहुंचाया तो ये हो गया p - 5q और ये हो गया 2q बराबर √7, यानी कि ये फाइनली हमको मिला। अब जैसे ही हमको मिला तो आपको फिर ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, p - 5q/2p, यानी कि जो आपको इधर LHS में मिल रहा है इज अ रेशनल एस p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, क्या लिखेंगे, p - 5q/2p जो आपको क्या मिला, इज अ रेशनल एस p एंड q are integer. This contradicts that given fact that √7 is irrational. आपको जबकि एक्चुअल में क्या दे रखा है, कंट्रेडिक्स फैक्ट आपको क्या दे रखा कि √7 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। सो आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, so we can say that yeah therefore 5 + 2 √7 is an irrational number। अब मैंने ये जो बात पूरी आपको बोली है, मैं कोई क्वेश्चंस ले लेता हूं कि मान लीजिए मैंने यहां पर इसे कट कर यहां पर लिखा 2 + 3 √3 where √3 is यहां पर लिख दिया। अब देखिए पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं कि अगर मैंने ऐसा लिखा यहां पर, अभी मैंने यहां पर क्वेश्चंस आपके लिए चेंज किया तो आप क्या करोगे बच्चों। अब देखो ऐसा क्वेश्चंस आपको आता तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये तो मैंने बोला, अगर आप भूल जाओ तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि लेट अस, या फिर आप लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर 2 नंबर्स p एंड q। क्या लिख सकते हैं, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, है ना, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट क्या, सो वी कैन राइट 2 + 3 √3 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ये जो मैंने लाइन लिखी आप इस तरह के भी फंडे में लिख सकते हैं। तो आपने जैसे ही लिखा तो आपको ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि 2 + 3 √3 बराबर p/q मिल गया। अब 2 को उधर पहुंचाएंगे तो 3 √3 बराबर p/q - 2, यानी कि 3 √3 बराबर p - 2q/q। तो ये हो गया √3 बराबर p - 2q/3q। तो ये जो आपको मिला ये इस तरीके से मैंने इसे हाईलाइट कर लिया। अब ये आपको जो दिख रहा है आपको क्या लिखना पड़ेगा फिर कि p - 2q/3q इज अ रेशनल नंबर। क्या लिखना पड़ेगा, इज अ रेशनल नंबर एस p एंड q इंटीजर। ठीक है, बट √3 इज अ irrational number, so our contradicts fact such said that √3 is a rational number, so we can say that, क्या कह सकते हैं, we can say that 2 + 3 √3 is a irrational number। तो आपको ये पूरा तमाम फंडा समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी बात एक्सप्लेन कर दी। मैं आता हूं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, जिसमें हमें बहुत ही प्यारे एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। तो प्राइम नंबर में मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था पूरी थ्योरी समझाई थी तो मैंने कहा था कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि यहां पर आंसर जो आ जाएगा सी, यानी कि 2। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ a एंड b आर 2 को प्राइम नंबर देन a³ एंड b³ क्या होगा। भाई जब आपने पहले ही बोला a और b जो है 2 को प्राइम नंबर है तो ये जो a और b³ होगा वो भी क्या होगा बेटा, को प्राइम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर a इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये बात बोल दी a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब आप यहां पर देखिए a और b आप ये जो कुछ भी करते जाओ, जैसे कि यहां पर 2 और एक 3 ले लो, आप 2 की पावर 3 और यहां पर 3 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 8 और 3 की पावर 3 9। अब इनके बीच में आप फैक्टर निकालोगे तो 8 को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 × 2 × 2 × 2, और यहां पर 9 को लिखोगे 1 × 3 × 3। तो देखो इनके बीच में एक ही मिल रहा 1, यानी जिसका कॉमन फैक्टर 1 मिले उसी को को प्राइम कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे क्या बोला गया बेटा, यहां पर 3rd एंड 4th था। अब आते हैं 5th एंड 6th नंबर के क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो। अब देखिए उसने स्मॉलेस्ट कंपोजिट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर बोला है, तो सबसे पहले देखो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा, 10 से भाई। ठीक है, 10 से स्टार्ट होगा,
फिर आपका 12 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 14 आएगा। ये आपके पास ऐसे बहुत से नंबर आ सकते हैं। तो आपको यहां पर बोला है एलसीएम ऑफ 2, क्या बोला है, एलसीएम ऑफ 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट। अब देखिए भाई यहां पर आप सबसे पहले तो देखिए क्या करेंगे कि आप लोगों के पास जब ये क्वेश्चंस बनाया गया है तो इस क्वेश्चन में आपके पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट बोला है। तो देखिए 2 डिजिट अगर आप स्मॉलेस्ट निकालेंगे तो वो 10 होता है बेटा, क्योंकि 10 जो होता है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। आ रही मेरी बात समझ में? फिर अगर आप मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर भी लेते हैं, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, तो कंपोजिट स्मॉलेस्ट नंबर 4 होता है बेटा। तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इस क्वेश्चंस का अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम क्या होगा। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। इससे क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर अगर आपने 2 इसको बनाया 2 को, तो इसको 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हो 4 को। कहने का मतलब मैं यहां पर एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि मैंने 10 लिया क्योंकि वो 10 आपका 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। और 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो इसको हमने ऐसा लिखा 10 और ये 4 है, तो 10 को लिखा 2 इंटू 5 और 4 को लिखा 2 इंटू 2। तो जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2। अब देखो 2 का भी यहां पर हमें एलसीएम चाहिए, तो 2 की पावर की सबसे हाईएस्ट पावर आपको 2 की पावर 2 दिख रहा है और फिर एक आ रहा है 5। तो 2 की पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 5 यानी कि आपका 20 आंसर आ रहा है। इस तरह से सी नंबर आपका जो मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन, वो 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन इन द फॉर्म a बराबर x क्यूब y स्क्वायर एंड b बराबर x y क्यूब, ठीक है, where x and y are prime number, then the result obtained by the dividing the product of the positive integer by the LCM। आहा, अब यहां पर भी देखिए कितना बढ़िया पूछा क्वेश्चन कि a जो दे रखा है वो दे रखा आपको x क्यूब एंड y स्क्वायर और b जो दे रखा आपको x y स्क्वायर। तो देखो बेटा यहां पर आपको x की हाईएस्ट पावर देखनी है, एलसीएम की बात आ रही, तो x की हाईएस्ट पावर x क्यूब दे रखा और y की हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो y क्यूब हो गया, यानी फाइनल आंसर आ गया आपके पास x क्यूब y क्यूब। ये आपका एलसीएम आ गया। आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है कि जो नंबर्स बन रहे हैं उसमें हाईएस्ट पावर वाला करना है आपको। तो यहां पर आपको देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दिख रहा है और यहां पर x दिख रहा था, लेकिन बड़ी पावर x क्यूब है तो उसे ले लिया और उधर से y क्यूब है, तो आपका आंसर आ गया x क्यूब y क्यूब। इस तरीके से आपका सी नंबर का आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइदर एचसीएफ। चलिए भाई सबसे पहली बात तो देखो आपको एलसीएम ऑफ 2 नंबर यानी कि कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं जिनका एलसीएम आपको दे रखा है 2400। आपको बोला इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहली बात आप 2400 यानी पहला ऑप्शन लो, उसको 300 से डिवाइड करो, ये बिल्कुल डिवाइड हो रहा है 8 बार। फिर 2400 को आप 400 से डिवाइड करके देखो, 0 से 0 ये कट रहा है यानी 6 बार जा रहा। फिर सी नंबर ऑप्शन देखो, ये आपका ए था, ये आपका बी था, सी आपने लिखा 2400 डिवाइडेड बाई 500, तो यहां पर ये कट गया, लेकिन 5 से 24 नहीं कट रहा है यानी कि यही गलत जा रहा है आपका। लेकिन डी भी देख लीजिए, डी में क्या बोला बेटा, 2400 को आप 600 से कैंसिल करके देखो। अब जैसे ही कैंसिल करोगे तो ये 0 से 0 कट गया और ये कितनी बार, 4 बार जा रहा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है, जो कि 500 दे रखा, वो 2400 को प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पा रहा, और जो प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पा रहा, जाहिर सी बात वही हमारा एचसीएफ नहीं होगा, है ना। आपको ऐसे याद रखना बेटा। देखिए कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, वरना टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है एग्जाम में सोल्व करते समय, और वो हमारे से क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो ऐसा ना हो,
ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरोस रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए उसने क्या बोला है, तो इसके पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो अभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया 7th नंबर जिसका आंसर हमारे पास सी आया, अब 8वें नंबर क्वेश्चंस के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट नोटिंग पॉइंट बताऊंगा ताकि आपके और भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो। मान लीजिए आपको एक रेशनल नंबर दे रखा है, ए जो है आपका रेशनल नंबर है और बी जो है आपका है ना इरेशनल नंबर, और बी जो है आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ये मान लो ए एंड बी आर आपके पास एक रेशनल और एक इरेशनल। अगर आपने ए और बी का क्या करा, प्लस किया है ना, और ए और बी को माइनस किया, यानी कि आपने एक रेशनल को जोड़ा और इरेशनल को भी जोड़ा, ठीक है। यहां पर आपने रेशनल को जोड़ा और इरेशनल को माइनस किया, फिर ए इंटू बी किया, यानी कि आपने एक रेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ किया, और फिर आपने ए बाई बी करा, यानी कि आपने रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया। तो याद रखिए जब दो रेशनल नंबर है ना, ध्यान से सुनना, जब एक नंबर रेशनल और एक इरेशनल नंबर होता है तो उनका सम और उनका डिफरेंस हमेशा इरेशनल होता है, हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, अगर वो अलग अलग फंडे में दे रखे। दूसरा, अगर उनका प्रोडक्ट और डिवाइड करो तो वो रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। आपको याद रखना है, क्या कहा मैंने कि अगर कोई दो अलग अलग रेशनल और इरेशनल नंबर दे रखे हैं तो उनका सम हमेशा इरेशनल होता है, उनका डिफरेंस हमेशा इरेशनल होता है, लेकिन उनका प्रोडक्ट और डिवीजन वो हमेशा क्या हो सकते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में एक और बात, अगर मान लो कि आपसे ये पूछा जाए कि रूट्स जो दे रखे हैं, रूट्स अगर एक दूसरे के रूट्स रेसिप्रोकल है, कैसे है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के है ना, अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में, रूट्स रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो उनका जो प्रोडक्ट है क्या है, प्रोडक्ट जो है रेशनल प्रोडक्ट है वो हमेशा रेशनल बनेगा। क्या बनेगा, रेशनल। जैसे कि सर क्या कहना चाहते हैं, जैसे 2 + √3 और a के 2 - √3, अगर इन दोनों को, अगर आपने इसको a मान लिया और इसको b, तो इन दोनों का a और b का प्रोडक्ट करोगे, यानी कि 2 + √3 एंड 2 - √3 करोगे, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 4 - 3 यानी कि 1 आया। तो ये इस तरीके से एक रेशनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रेशनल नंबर बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपको। क्या कहा उसने कि रेशनल इरेशनल हो तो क्या बनेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो जाहिर सी बात है, लो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। देखो कैसे क्वेश्चंस को समझे हम, बराबर है ना। दूसरी बात, यहां पर आपसे बोला गया है क्या, नॉन जीरो, यानी कि कोई ना कोई रेशनल होना चाहिए, है ना। तो यहां पर आपसे अगर बोला है तो देखिए नॉन जीरो बोला है, यानी कि नॉन जीरो मतलब क्या, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो मान लो अगर वो 2 हुआ और एक ही आपका √3 हुआ, तो इससे जब आप बनाओगे तो वो कैसा बन जाएगा, 2 + √3, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कोई नंबर ऐसा लिया, कैसा लिया बेटा, रूट आपका 2 है, मतलब एक √2 - 2 और एक लिया 2, तो इन्हें सॉल्व करोगे तो √2 आएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर अभी रेशनल इरेशनल तो हो सकता है, लेकिन अगर यहां पर मैं इसके अकॉर्डिंग समझाऊं, इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो फिर हमारे पास सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बेटा ए बनेगा, ऑलवेज इरेशनल। ध्यान रखना बात, क्या बनेगा, अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर अलग अलग नंबर लेंगे तो फिर हमारे पास सबसे एक्यूरेट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑलवेज इरेशनल। थोड़ा सा ध्यान रखना इन बात का। चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट पर, एंड द नेक्स्ट पर आ रहे हैं इफ द, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इफ द एचसीएफ ऑफ 144 एंड एलसीएम 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3m - 3, तो m की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बेटा। कैसा सॉल्व करेंगे जरा देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को अगर आप उड़ाएंगे तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, कि आपको ये कहा गया कि 144 और 180 है, तो आपने मान लीजिए ये 140 और 180 है, तो इनका जो एलसीएम होगा, तो आपने जो एचसीएफ, तो एचसीएफ जो है उसे हमने m मान लिया, ये लेट कर लिया,
ठीक है, जो भी मिलेगा वो m कहलाएगा। तो हम इससे सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको नहीं आता तो 144 को आप ऐसे बना सकते हो और 180 को भी इस तरीके से बनाकर जो भी आएगा वो लिख सकते हो। तो अभी तो मैं लिख रहा हूं, पहले हम इससे देके करेंगे। तो ये 2 से जाएगा 72, 72 फिर 2 से जाएगा 36, 36 2 से जाएगा तो 18, 18 2 से जाएगा और फिर 3 इंटू 3, ठीक है, ये 3 इंटू 3 बन गया। ऐसे 180 बनाएंगे तो 2 से जाएगा 90, 90 भी 2 से जाएगा 48, 48 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा देन 5। अब इसमें देखिए आपको क्या पता करना है, कॉमन। कॉमन बात क्या है कि एक तो आपको ये देखो 2 2 दिख रहा है, ये 2 यहां भी दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है और कहीं दिख रहा नहीं, एक 3 यहां दिख रहा है यहां पर, तो ये 3 3 यहां भी दिख रहा है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, ये मिल रहा है आपको क्या, HCF। तो HCF निकाल रहे तो ये 4 इंटू यहां पर हो गया 9, यानी कि कितना हो गया 36, ये आ गया आपका 36। अब 36 आया है तो उसने हमसे ये बोला है कि जो 36 आया ये आपको एक्चुअल में क्या आया बेटा, m की वैल्यू 36 आ गई। लेकिन आपसे क्वेश्चन में उसने m की वैल्यू क्या बोला है, ये m आ गया आपका, m जो था आपको m की वैल्यू मानी है। तो देखिए यहां पर क्या है कि मैं इस क्वेश्चन में मैंने अभी यहां पर m जो लिखा था वो HCF बराबर किसके बराबर है बेटा, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, हो जाता है लेकिन थोड़ा सा करेक्शन ये करेंगे कि जो HCF हमको निकालना है उस HCF हमारे पास किसके, तो HCF बराबर हमारा वो हो जाएगा बेटा 13m-3 के बराबर, ये याद रखना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर आपको ये जो HCF मिला है बेटा, क्या मिला है, HCF बराबर कितना मिला, 36 मिला है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, HCF बराबर 13m-3 यानी कि 36 बराबर 13m-3, तो ये 3 उधर हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा 39 बराबर 3 है। तो m की जो वैल्यू मिलेगी हमको, m बराबर 39/13 यानी 3 आएगा। क्या आएगा आंसर, 3, यानी कि C नंबर आंसर आएगा इसका, C ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है कि आपसे LCM बोल दे, HCF बोल दे और आपसे कोई मिसिंग वैल्यू पूछे, तो आप जैसे यहां पर HCF बोला तो इन दोनों नंबर का आप पहले क्या निकाल दो, HCF निकाल दो और उस HCF को इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के इक्वल कर दो। और अगर ये LCM होता, लाइक सपोज करो कि यहाँ LCM, तो उस LCM को इक्वल करते तो आपको मिसिंग वैल्यू पता चल जाती, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If the first beep यानी कि पहले जब उससे बजाया जाता, together एक वर्ड आया together at कितना बोला, together at 12 noon, then what time will be they weep again for the first time. तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या बातों का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको सबसे पहले यहां पर अलार्म दे रखा, अलार्म का जो इंटरवल दे रखा है ना, क्या गिवन है, गिवन है आपको, गिवन अलार्म्स इंटरवल्स। तो उस इंटरवल को मैंने ऐसा लिख दिया 25, 30 है ना, और एक आपका है 20, तो यहां पर मैंने नीचे कर दिया 20 को, चलेगा वो। 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, 30 को पहले 2 से किया 15 बार, फिर 3 से किया और फिर 5 से किया, और इसे करेंगे 2 से, फिर 2 से और फिर 5 से। तो इसे आगे लिखा 5 की पावर 2, इसे मैंने लिखा यहां पर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, इससे लिखा मैंने 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको लिखा, तो यहां पर मेरे पास क्या बात आ गई बेटा, इसे सॉल्व करते समय मुझे कॉमन अगर चाहिए तो दोनों में सब में कॉमन आपको अगर जो दिख रहा है, देखिए कॉमन चाहिए बस आपको, तो ये देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 5 5 5, तो ये 5 5 कॉमन दिख रहा है, यानी कि आपका HCF आ गया 5। अब देखिए वो कितनी बजे वीप किया था, टुगेदर वीप किया था 12 नून को, तो 12 नून प्लस 5 को आप ऐड करोगे तो यानी कि 12 बजे हुआ, तो 12 के बाद आप क्या आता, 1 2 3 4 5, यानी कि वो अगला जो बजेगा वो कितनी बजे बजेगा भाई, यानी कि 5 बजे क्या करेगा, बीप करेगा, ठीक है, आ रही होगी मेरी बात समझ में। तो ये क्वेश्चंस को हमने ऐसा उड़ाया, देखिए कितना आसान क्वेश्चन MCQ में बना है, हो सकता है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में भी बन जाए, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी।
अब आते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पे, द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री क्या होगा, यानी कि फॉलोइंग फैक्टर ट्री में आपको मिसिंग नंबर बोला है। ये तो बच्चे जैसा क्वेश्चन होता है, देखो कुछ भी नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, बस उस 6 को यहां रख दो और देखो 18, यानी कि आपका आंसर 6 आ गया, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो गया। ज्यादा बात नहीं करेंगे भाई, ऐसे किसी भी तरह के क्वेश्चन आए आपको, केवल आपको उन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिखना, फिर अगले दो मल्टीप्लाई करके, तो आपसे ऐसे मिसिंग वैल्यू से टाइप से क्वेश्चंस भी बनाकर पूछे जा सकते हैं। बोला द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज, तो सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर बोला, तो आपके पास लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, कंपोजिट नंबर होता है 4, और लीस्ट क्या बोला, लीस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो 4 के बनेंगे 2 इंटू 2 और 2 का बनेगा 1 इंटू 2। दोनों में कॉमन वैल्यू आपसे पूछा है आपको एलसीएम में, तो दोनों में सबसे पहले तो आप देखिए कॉमन वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि एचसीएफ मिला आपको 2 मिला। अब यहां पर देखिए एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हाईएस्ट पावर ऑफ 2, 2 की पावर 2 यानी 4 मिला। अब आपको देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल गए, तो पहले आपको उसने एलसीएम बोला, तो एलसीएम बाई एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ यानी एलसीएम 4 और एचसीएफ 2, इसे कैंसिल करोगे तो 2/1 यानी कि 2:1 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, 2:1 यानी बी आपका ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से देखिए हमारा एक क्वेश्चन हुआ। आते हैं नेक्स्ट पर, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर पी एंड क्यू वेयर P greater than Q is 221 यानी 221, the value of 3P minus Q is, भाई यहां पर एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको ये जो क्वेश्चंस बोला गया है, क्वेश्चन में आपको 221 बोला गया है। अब इसे मैं अगर सॉल्व करता हूं तो देखिए मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूं, तो 221 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसा कौन सा नंबर बनाओगे जिससे कि आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो सॉल्व करने के लिए आपको वैसे नंबर आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे। तो मान लीजिए मैंने अगर इसको 13 से सॉल्व किया है ना, बहुत ध्यान से समझना, मैंने 13 से इसको सॉल्व किया तो 13 1 जा 13, वो 1 टाइम्स आता है। अब 13 इसमें से माइनस करके देखिए तो 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9। आ रही बात समझे। फिर आपने इसको 19 से करके देखा तो 19 यानी 1 टाइम्स, तो आपने 221 जो है, अगर 221 है तो भाई फिर देखते चेक करते, नहीं बेटा यहां पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है कि 13 से इसको किया तो कितनी बार जा रहा है, जरा देखिए 13 से ये जाएगा तो यहां पर आपके पास ये जाएगा तो 9 आएगा। 91 जो होता है वो 13 के टेबल में 13 के टेबल पे इसे 17 से जाएगा। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं कि करेक्ट ये क्या है कि 221 लिखा ना बच्चों, तो सबसे पहले आपने 13 से अगर डिवाइड किया तो 13 1 जा 13, अब 22 में से आप 13 को माइनस कर दो तो 9 बच रहा है, यानी 9 यानी 91 आ रहा है। 13 की टेबल में 91 7 नंबर के प्लेस पर आता है और यहाँ पे 17 से जाएगा, जो कि हमने इससे पहले 19 लिखा था वो गलत हो गया था। तो इसका मतलब 221 जो है उसे हम 13 इंटू 17 यानी कि ये दोनों ही प्राइम मिले। एक नंबर को हमने क्या मान लिया, P और एक Q, तो हमने बोला कि P ग्रेटर देन, यानी कि ये हमारा 13 जो हो जाएगा ये हमारा Q हो जाएगा और जो P है हमारा P क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, हमने लेट कर लिए। अब हमसे क्वेश्चन में बोला 3P माइनस Q, यानी कि 3 इंटू 17 माइनस 13, ये करना पड़ेगा हमको, है ना। तो 17 इंटू ये करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 51 माइनस 13। अब 51 में से आपको 13 को माइनस करना है, तो आप देखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 38। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा बेटा, 38 करेक्ट आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब भी ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस आपको 100% पूछे जा सकते हैं और कई बार क्वेश्चन में उलझ जाते हैं बच्चे। तो आपको ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम आपको एक ऐसा नंबर देगा जो कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर 13 है, उससे डिवाइड हुआ, 17 टाइम्स आया और 17 और 13 हमारे पास ये दो नंबर मिल गए जिसमें हमने P को 17 माना और Q को 13 माना और इस इक्वेशन में रख दिया और इक्वेशन पर रखने पर हमें ऑप्शन नंबर C आंसर मिल गया। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर बोला है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या दे रखा है बेटा, जरा देखिए। आपको इस क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा 3750
और इससे मैंने 5 से ही क्या करा बेटा, डिवाइड किया। तो देखो 5 से अभी डिवाइड करेंगे तो यहां पर 5 से ही करेंगे तो 7 आता है 35, कितना बचा 2, तो ये हो गया 5 और 0। फिर ये अपने 5 से इसको कैंसिल किया, 5 1 जा 5, कितना बचा 2, ये हो गया 5 एंड 0। अगेन आपने से 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3 0। फिर आपने इसको 5 से अगेन किया तो यहां आ गया 6, फिर 2 से किया तो ये हो गया 3, ठीक है, और फिर यहां पर 3 से किया। तो आपको तो 5 से मतलब है बेटा, 1 2 3 4, यानी कि इसमें 5 की पावर कितनी मिल रही, 4 मिल रही है, यानी 5 की एक्सपोनेंट कितनी मिल रही है आपको, 4, यानी बी वाला आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाइएगा ताकि आपको बहुत हेल्प मिले। आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई इन द फिगर, यानी कि एक फिगर है जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि इस तरह का कोई भी आपको अगर ट्री फैक्टर्स मिले या फैक्टर ट्री मिले तो आप पहले इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करो। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो 21, यानी कि ये एक्स की वैल्यू मिल गई। अब यहां पर 21 आ गया एक्स के प्लेस पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 4 करोगे तो 8 कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपको एक्स की वैल्यू जो मिल रही 21 और y की वैल्यू मिल रही 84। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, जरा देखिए आपका फाइनल आंसर यहां पर क्या आ रहा है, x की वैल्यू 21, x की वैल्यू 21 एंड y की वैल्यू 8, यानी कि आपका बी नंबर का ऑप्शन जो है वो आंसर बन रहा है। आपको मेरी बात प्रॉपर समझ में आ रही होगी। नाउ वील कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हमको 16 नंबर पर बोला है कि 2 + √5/3 एक कैसा नंबर होगा। तो √5 दिख रहा है, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा बेटा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 18144 है ना, 18,144 एंड देयर HCF इज 6, देन द LCM विल बी। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर दे रखे तो आपका क्या था, AB बराबर HCF इंटू LCM, यही था। अब आपको दो नंबर का प्रोडक्ट है 18144 और साथ में आपको HCF 6 दे रखा है और LCM पूछा है, तो L बराबर हो जाएगा 18144 डिवाइडेड बाई 6। तो LCM आपको जो मिलेगा वो कितना, 6 से इसे कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। अब ये अगला नंबर है हमारे पास 1 और फिर नहीं जाता है तो यहां लग जाएगा 0, ठीक है। और अब ये आता है 2 टाइम्स, कितनी बार, 12, फिर 2 यहां और ये 4। तो इस तरीके से जो हमको आंसर मिला 3024 इसका आंसर मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट आपको क्या बोला, कंपोजिट नंबर है ना, तो किसका HCF निकालना है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता बेटा और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और उसका भी अगर आप देखेंगे तो इसका फैक्टर 2 इंटू 2 बनेगा और इसका 2 इंटू 1 बनेगा। दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही आपका HCF होगा, यानी कि 2 आंसर आएगा। क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये बहुत ही बढ़िया। अभी मैंने ये आपको जब थ्योरी पूरी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है कि LCM इंटू HCF के बराबर होता है, यानी कि AB जो होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो यानी LCM इंटू HCF को हम AB बोल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा AB और वो भी AB, तो AB से AB कट गया तो 1 आंसर। ठीक है, फिर बोला इज डेज 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 इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर होंगे, यानी कि मान लीजिए एक 4 है ना, 4 है और एक है आपके पास 6। तो 4 को अगर आप लिखोगे तो 2 इंटू 2 और 6 का बनाओगे तो 2 इंटू 3, तो आप देखिए उसका 2, यानी कि वो भी आंसर कैसा आएगा, इवन आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, इवन आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आ रही है सबको बात समझ में। आते ही नेक्स्ट पर बोला है क्वेश्चन में, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम, जो कि मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अक्यूर। यानी कि मैं पहले ही ये थ्योरम आपको समझा चुका था, लेकिन आप मेरी तरफ से इस डेफिनेशन को जरूर याद करके जाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से लिखकर आना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है एक्सप्रेस 156 एज द प्राइम
इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोला है तो मैंने आपको समझाया था कि 156 अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप इससे पहले 2 से करिए, 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 और 178, फिर 2 से करिए तो 3 और एक यहाँ पर 1 गया यानी कि ये हो गया 18 यानी 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 और 13 आ गया और ये आपके पास आ गया 13 से ये गया, यानी कि 156 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो 156 को आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 156 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 2, 3 रेस्ट टू द पावर 1 एंड 13 रेस्ट टू द पावर 1। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमने इससे प्रोडक्ट ऑफ किस में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, नाउ मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें क्या बोल रखा है कि अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, आपको a बराबर 96 मान लिया, b बराबर आपने 404 मान लिया और साथ में आपको SCF कितना गिवन है, SCF आपको 4 गिवन है यहाँ पर, और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या जानते भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर LCM इंटू SCF या SCF इंटू LCM। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो ये हो गया 96 मल्टीप्लाई 404 बराबर हो गया LCM मल्टीप्लाई 4, यानी कि इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा LCM बराबर 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो 101, यानी कि LCM बराबर आ जाएगा 96 इंटू 101। अब ये जो मुझे मिला है इस दोनों का अगर आप साइड में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 मल्टीप्लाई 101, यानी कि ये हो गया 96 इंटू 00, अगेन हो गया यहाँ पर 96, इसे जोड़ेंगे तो 6969। आ रही बात समझ में, ये आपका क्या आ गया, यानी कि LCM बराबर आ गया 9696, आंसर आ गया। ठीक, मतलब इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारी बात आपको पहले ही थ्योरी में सारी बात समझा चुका हूं। चलिए आता हूं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट में बोला xy इज इक्वल टू 180 एंड ये 3 दे रखा है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको दे रखा है, इस 24 नंबर के क्वेश्चन में x और y आपको दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 180 दे रखा है, साथ में आपको SCF जो दे रखा है 3 दे रखा। तो LCM का फार्मूला आपको सबको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन SCF, यही होता है। यानी कि यहां पर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 3 यानी 6060 इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात आपको सबको समझ में आ गई, ये इसका बन गया सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा तो देखिए क्या बनेगा। यहां पर भी हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। पहला नंबर A जो था 135 मान लिया, सेकंड B को 225 मान लिया। आपको SCF कितना दे रखा बेटा, 45 दे रखा है। LCM आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, फाइंड करना है। आपने क्या यूज किया भाई, क्या करा, A इंटू B बराबर SCF इंटू LCM, यानी कि यहां पर A और B यानी कि 135 मल्टीप्लाई 225 बराबर 45 इंटू LCM, इसका LCM मांगा। अब LCM कैसे निकालेंगे बेटा, LCM बराबर हो जाएगा 135 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 45। अब जिन बच्चों को कैंसिल करना नहीं आता है तो आप इसे 5 के टेबल से पहले कैंसिल करो, 5 के टेबल से 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और इससे 5 के टेबल से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3 यानी 27 आएगा। फिर 9 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27। तो LCM जो आपको मिलेगा वो 3 मल्टीप्लाई 225 मिलेगा। यानी LCM अगर निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 में 5 और ये हो गया 6 यानी 7 एंड 3 ये आ गया 675, आपका आंसर आ गया। कितना आसान, कितना बढ़िया और कितना शानदार क्वेश्चन, जिनको हमने यूं उड़ा दी है। और इनको उड़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। मेरे लेक्चर की एक सबसे बड़ी खासियत ये रहती कि मैं उससे पूरा थ्योरी बेस में पूरी A to Z बात क्लियर करवा देता हूं कि जब आप क्वेश्चंस लगाओ तो आपसे यूं 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 सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है कि द SCF ऑफ 2 नंबर, ओके, A एंड B इज 5
and their LCM is 200 and find the product of AB। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सॉल्यूशन बनाएंगे। आपको HCF गिवन है, कितना गिवन है 5, LCM भी कितना गिवन है आपको 200, और आपसे क्या पूछा है AB यानी कि प्रोडक्ट पूछा है आपसे, प्रोडक्ट बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बाई यानी कि क्या जानते हो आप, वी नो डेट A क्रॉस B यानी कि A इंटू बी यानी कि A इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर LCM इंटू SCF एंड SCF इंटू LCM, दोनों में से जो लिखना वो लिख सकते हैं। यानी दोनों नंबर A एंड B एक साथ आ गए, और ये 5 आपको LCF दे रखा था और LCM 200 दे रखा था, तो AB बराबर आपके पास 1000 आंसर आ गया। भाई कितना बढ़िया, यानी प्रोडक्ट आपके पास कितना आ गया, प्रोडक्ट आ गया 1000। यानी कि इस तरीके से हमें वो दो नंबर का प्रोडक्ट पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर AB इज इक्वल टू 1000। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √5, √2 एंड √7। फिर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोटिंग वाली बात है ना, छोटी मगर मोटी बातें ये कहो। आपको अगर कभी भी किसी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होती है, √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है, √4 अगर बोल दे तो भाई 2 ही होगा ऑब्वियसली, √5 अगर बोल दे, √6 बोल दे, √7 बोल दे, तो ये स्पेशली कई बार पूछा है। तो ये 2.5 समथिंग, ये 2.54 समथिंग, ये 2.64 समथिंग होती है। आपको मेरी तरफ से इतनी वैल्यू आपको याद रखनी ताकि आपको क्वेश्चन काफी आसान पड़े। तो आपसे क्या बोला, फाइंड द रेशनल नंबर। तो मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पर √2 है और ये यहाँ पर √7 है। √2 की वैल्यू 1.414 यानी कि इसके समथिंग, और √7 की वैल्यू 2.64 समथिंग, ये आपको याद रखना। अब यहां पर देखो 1, यानी यहां पर क्या आ रहा है बेटा, एक्चुअल में 1 आ रहा है, कहने का मतलब 1 से इधर स्टार्ट हो रहे, और यहां पर आपके पास 2 यानी कि 2। अब इनके बीच का नंबर अगर पूछा तो इनके बीच में आपसे एक ही नंबर आ सकता है, ये पॉइंट में ये 2.5 समथिंग यानी 2 आ सकता है। तो ये जो 2 आ रहा है ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्या हो गया बेटा, रेशनल नंबर। तो आपसे ये पूछा था तो हमने वो 2 इसके बीच का रेशनल नंबर निकाल दिया, ये हमको मिल गया रेशनल नंबर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो ये स्पेशली वैल्यूज आप नोट करके रख लो, ऐसी नंबर लाइन बनाना और डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हो। आपको रेशनल नंबर पूछा था इसलिए मैंने इसके बीच में, तो बेटा बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हो, लेकिन उसने हमसे एक ही नंबर मांगा, तो इनके बीच का कोई भी एक नंबर आप बता सकते हो। ठीक, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आता हूं नेक्स्ट पर, बोला कि गिवन √3 इज अ रेशनल नंबर, प्रूव डेट 5 + 2 √3 इज अ रेशनल नंबर। ऐसा क्वेश्चन आता तो मैंने अभी आपको समझाया था कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, लेट P and Q are two co-prime integers। ठीक है, फिर लिखा नाउ लेट 5 + 2 √3 बराबर P/Q। ठीक है, यानी कि P नॉट इक्वल टू 0। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इसलिए अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो गया P/Q बराबर -5 बराबर 2 √3। अब इसे आगे सॉल्व किया आपने, एलसीएम बनाने के बाद यहां आगे सॉल्व किया तो क्या आया बेटा, ये हो गया P - 5Q/Q बराबर 2 √3। फिर आगे लिखा P - 5Q/2Q बराबर √3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए यहां पर आप इससे क्या लिखोगे मेरी तरफ से, P - 5Q/2Q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, एंड contradicts fact said that √3 is an irrational number। So our assumption
is wrong, so we can say that therefore आप लिख सकते हो therefore 5 plus 2 root 3 is an irrational number। बस इतना लिखना है बेटा आपको और पूरे मार्क्स पाना है आपको। ये लिखने का तरीका होगा, इसको समझ में आ रही मेरी बात। तो आपको और इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना हो तो ये लिख सकते हैं लेट P and Q आर द टू को प्राइम नंबर, देन लेट अस कंसीडर लिखा, फिर 5 plus 2 root 3 is equal to P by Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। नाउ फिर हमने इसको स्टार्ट कर दिया यहां से P by Q minus 5 and 2 root 2, जिसे हमने रूट 3 के इक्वल इस तरीके से लिख दिया, और यहां पर हमने लिख दिया P and 5Q by 2Q is a rational number। और चाहो तो आप यहां और लाइन जोड़ सकते हैं वेयर P and Q are co-prime number and contradict factors said that root 3 is an irrational number, so our assumption is wrong, so we can say that 5 plus 2 root 3 is a irrational number। ऐसे ही अगला एक और क्वेश्चन है, prove that 2 minus root 3 is a irrational number। अब ये पूछा तो फिर वही बात, सॉल्यूशन बनाएंगे, अगेन लिखेंगे, है ना। मैं और लिख देता, let P and Q are two co-prime integers, ठीक है, and 2 minus root 3 is written in the form of P by Q where Q not equal to 0, है ना। ये हमने लिख दिया where Q not equal to 0। नाउ क्या हो गया फिर 2 minus root 3 बराबर P by Q, ठीक है। अब इसे लिखेंगे हम क्या, हमने इसको इस तरीके से बनाया कि माइनस के रूट 3 बराबर P by Q minus 2, तो माइनस के रूट 3 बराबर P minus 2Q by Q। अब ये लिखा हमने रूट 3 बराबर, ये माइनस साइन इधर दिया तो ये P minus 2Q by Q, ये आपको मिल गया, इसे हमने हाईलाइट कर दिया। अब हमने लिखा यहां पर क्या लिखा बेटा, P माइनस का P एंड ये लिखा माइनस P minus 2Q by Q is rational number where P and Q are co-prime number। कौन सा नंबर, co-prime नंबर, but contradicts fact said that, क्या कहा गया, contradicts fact said that root 3 is irrational number, so our assumption is wrong। so given, क्या गिवन है, 2 minus root 3 is an irrational number। देखिए भाई ये इसका सॉल्यूशन हो गया, कितना प्यारा और गजब का सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ये, और ये इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की गारंटी रखता है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जिस तरीके से भी याद करते हो, है ना, तो उस तरीके से आप याद करके जरूर जाइए, लिखने का तरीका चाहिए लेकर जाइए, तो आपको पूरे मार्क्स आपकी झोली में मिले, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट पर, जहां पर आती है अब मेरी वर्कशीट। जैसा कि मैंने आपसे हर बार कहा कि हर चैप्टर्स के बाद मैं वर्कशीट लेता हूं और उस वर्कशीट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे डिजाइन किए हुए और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये वर्कशीट है, आप इस वर्कशीट के तमाम क्वेश्चंस को देखते जाइए बेटा। दूसरा वर्कशीट नंबर यहाँ पर एस्ट्रेशन से और रीजन से रिलेटेड है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 फिर एमसीक्यू फॉर्म में है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, यहां भी मैंने एमसीक्यू है। आपको ये सारी के सारे जो क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू में लिए, ये मैंने सारे एमसीक्यू इस टाइप के पूरे समझा दिए बेटा। तो आपको समय रहते ही इन क्वेश्चंस को जरूर जरूर लगाना है, ठीक है। तो आपको ये बात स्पेशली ध्यान रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 √3 एंड √5 दे रखा है। तो √3 की वैल्यू मैंने 1.732 बताई थी और इसकी 2.5 बताई थी, यानी कि 1.7 से बड़ा नंबर होगा तो 1.7 से थोड़ा बड़ा नंबर होगा तो ये आपको नंबर कौन सा दिख रहा है बेटा, 1 यानी कि ये डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है ना। तो देखिए यहां पर मैंने इस टाइप की आपको बात समझाई थी। 7, 8 आपको दे रखा है तो जरूर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपको MNR इस टाइप के फॉर्म में दिख रहा है। मैं आपको LCM SCM के फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एक्सप्लेन किए हैं, तो जरूर समय रहते हैं इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 एंड 13 अगेन एमसीक्यू फॉर्म में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो जरूर जरूर इन्हें सॉल्व करिएगा। घबराना नहीं बेटा, आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं बहुत से क्वेश्चन इस वर्कशीट में वो है जो मैंने आज की वीडियो में आपको बहुत से क्वेश्चन समझाए हैं, यानी क्वेश्चन कुछ रिपीटेड भी है, यानी क्वेश्चन मैंने वैसे कम ही दिए, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर भी आपको एसरेशन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन से, साथ में 17, 18 आपको दे रखा है, इवन 16 भी दे रखा है। उस क्वेश्चंस में एमसीक्यू फॉर्म है तो जरूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा इनकी। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो दिख रहा है, तो आप जो 22 तक तो आपको सारे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है तो इन्हें जरूर जरूर लगाइएगा। अब आते हैं आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन, जहां पर सबसे ज्यादा आपको रेशनल इरेशनल नंबर वाला प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, तो वो 23 पर है। साथ ही साथ मैंने 24 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको मैं ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन कंपोजिट नंबर में समझा चुका था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, जहां पर क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30 एंड 31, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हम ये ऑलरेडी हमारे वीडियोस लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो हमें इतना घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन समझा चुका हूं, है ना। तो आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड दिखेंगे। एंड द नेक्स्ट यहां पर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 पर भी बहुत सारे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए और कुछ क्वेश्चंस हमने डिजाइन किए, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर जरूर लगाइए। नाउ द नेक्स्ट है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 है, तो ये क्वेश्चन को आप जरूर जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इतने सारे क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेड है और मैंने बहुत सी बातें आपको समझा दी है। इसका मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपसे यूं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस आपको वीडियो लेक्चर को प्रॉपर समझना है। नाउ द नेक्स्ट पर आपको 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 एंड 57 जो कि बहुत से क्वेश्चंस यहां पर भी रिपीट है। देखिए ये मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए, ताकि ये क्वेश्चंस मैंने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में लिए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59 एंड 60 क्वेश्चन से, तो आप इतने क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये आज के वीडियो लेक्चर में हमने रियल नंबर को कंप्लीट किया है और रियल नंबर हमारा यहाँ ही समाप्त होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आप जरूर इन क्वेश्चंस को लगाइए। हम नेक्स्ट बहुत जल्द नए चैप्टर्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।